शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली सविता नाम की औरत की जिंदगी पहले बहुत साधारण हुआ करती थी। वह अपने पति और 3 साल की बच्ची के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे उसके पति की कमाई घटती गई और परिवार का पेट भरना मुश्किल होता गया, वैसे वैसे सविता भी घरेलू काम के लिए आसपास के बड़े घरों में जाने लगी। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक अमीर लड़के आदित्य से, जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शराब, सिगरेट और नशे में डूबा रहता था। आदित्य ने सविता की मासूमियत को पहचान लिया और धीरे धीरे उससे दोस्ती गांठी। पहले पहल सविता को वह महंगे गिफ्ट देता, फिर कभी कभी काम से छुट्टी लेकर उसे पार्क या होटल में बुलाने लगा। सविता को धीरे धीरे समझ भी आने लगा कि ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कोई चाल है। लेकिन घर की तंगी, बच्ची का दूध और पति की बेरोजगारी उसे हर बार मजबूर कर देती। फिर एक दिन आदित्य ने उसे एक पार्टी में बुलाया, जहां पहली बार सविता को शराब का एक पैक थमा दिया गया। उसने बहुत मना किया, लेकिन आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बस एक घूंट लो, सब भूल जाओगी। सविता ने जैसे ही पहला घूंट लिया, उसे लगा जैसे शरीर हल्का हो गया हो, दिमाग सुन्न। और फिर तो जैसे एक नया सिलसिला शुरू हो गया। हर 2-3 दिन में एक नई पार्टी, नए चेहरे और नई बोतलें। अब सविता न केवल पीने लगी थी बल्कि खुद आदित्य से शराब मांगने लगी थी। धीरे धीरे सिगरेट भी उसकी उंगलियों के बीच घर कर गई। उसका चेहरा अब सुस्त, आंखें लाल और हंसी अजीब हो चुकी थी। बच्ची घर में भूखी बैठी रहती और पति परेशान होकर गालियां बकता, लेकिन सविता हर शाम सज धज कर निकल जाती। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की कमर तोड़ दी। आदित्य ने उसे एक फार्म हाउस बुलाया, जहां 4 और लड़के पहले से मौजूद थे। सबने मिलकर खूब शराब पी और फिर सविता को भी जबरन पिलाया। जब वह बेसुध हो गई तो सबने उसका शारीरिक शोषण किया। कैमरे में उसकी वीडियो भी बना ली गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूरा शरीर दर्द में था और आसपास कोई नहीं था। वह जैसे तैसे कपड़े समेटती हुई बाहर आई और एक रिक्शा लेकर घर पहुंची। पति ने उसकी हालत देख ली, लेकिन कुछ बोले बिना दीवार की ओर मुंह फेर लिया। अगले दिन आदित्य का मैसेज आया, अगर कुछ बोली तो वीडियो वायरल कर दूंगा। सविता डर गई। वह अब उनके इशारों पर चलने लगी। लड़कों का आना जाना शुरू हो गया, कभी घर में, कभी होटल में, कभी कार में। वह बस एक कठपुतली बन गई थी। अब नशा उसका इकलौता सहारा था। बच्ची अब पड़ोसन के घर रहने लगी और पति ने शराब पीकर खुदकुशी कर ली। सविता को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह पूरी तरह नशे में डूब चुकी थी। एक दिन एक लड़की माया उससे मिली, जो खुद भी उसी दलदल से निकल चुकी थी। माया ने उसे समझाया कि इस रास्ते का कोई अंत नहीं है, लेकिन सविता हंसकर बोली, अब तो आदत बन चुकी है। फिर एक शाम वह बेसुध हालत में सड़क किनारे पड़ी मिली। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा उसका लीवर खराब हो चुका है। फिर भी डिस्चार्ज होते ही वह फिर से उसी क्लब में पहुंच गई, जहां शराब, सिगरेट और लड़कों का इंतजार था। अब वह खुद नई लड़कियों को फंसाने लगी थी। एक नई लड़की पूजा, जिसकी उम्र महज 17 साल थी, उसे उसने एक पार्टी में शराब पिलाई और आदित्य के हवाले कर दिया। पूजा की चीखें फार्म हाउस की दीवारों में दब गईं और अगली सुबह वह लड़की अस्पताल में थी। लेकिन सविता को कोई पछतावा नहीं था। उसके अंदर का इंसान मर चुका था। अब वह एक दलाल थी, जो पैसों के बदले लड़कियों को नशे और देह के दलदल में धकेल देती। एक दिन पुलिस ने उस रैकेट पर छापा मारा। कई लड़के पकड़े गए, वीडियो और फोटो जब्त हुए। लेकिन सविता पहले ही भाग चुकी थी। उसने अपना नाम बदलकर दूसरी जगह एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी पकड़ ली, लेकिन आदतें नहीं बदली। अब वह उस पार्लर में आने वाली मासूम लड़कियों को टारगेट करती, उन्हें गिफ्ट देती, फिर नशा कराती और फिर शोषण का वही चक्र शुरू होता। कई माँ बाप अपनी बेटियों की तलाश में रोते रहे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि असली शिकार करने वाली सविता है। एक रात माया ने फिर उसे देखा, बोली, तू अब भी नहीं बदली? सविता बोली, मैं अब बदल ही नहीं सकती। नशा अब मेरी रूह में उतर चुका है। माया ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सविता को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब सबूत पेश हुए तो कई लड़कियों की जिंदगी की सच्चाई सामने आई। जज ने फैसला सुनाया, उम्र कैद।
लेकिन जेल में भी सविता की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। बस एक धुआं उड़ाती हुई मुस्कान और होठों पर वही सिगरेट, जैसे वो दुनिया को यही कहना चाहती हो कि एक बार जब इंसान नशे और हवस के दलदल में गिरता है तो उसका लौटना नामुमकिन हो जाता है। जेल के भीतर सविता को अब न कोई डर था, न ही कोई शर्म। वह वहां भी धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने लगी। उसके अंदर की चालाकी और समझ उसे दूसरी कैदियों की नेता बना रही थी। वह जेल में आने वाली नई लड़कियों से पहले दोस्ती करती, फिर धीरे धीरे उन्हें डराती, उनकी कमजोरी समझती और नशे का लालच देकर अपने हिसाब से चलाती। जेल की एक महिला वार्डन भी उसकी बातों में आ चुकी थी, जो चुपचाप उसके लिए तंबाकू, बीड़ी और कभी कभी शराब की छोटी शीशियां भी भीतर पहुंचा देती थी। सविता ने जेल को भी अपना अड्डा बना लिया था। अब वह वहां से भी रैकेट चला रही थी। बाहर उसके कुछ पुराने साथी, आदित्य जैसे लड़के, अब अलग अलग नामों से लड़कियों को फंसा रहे थे और जेल में बैठी सविता उनका ब्रेन बनी हुई थी। फोन का इस्तेमाल छिपकर होता। हर एक लड़की की प्रोफाइल उसके दिमाग में रहती। कौन कहां से आई है, किसकी मजबूरी क्या है, वो सब जानती थी। एक दिन जेल में एक नई लड़की आई। नाम था नेहा, उम्र 19 साल। आंखों में डर, चेहरे पर मासूमियत। किसी रेप केस की गवाह बनी थी, इसलिए पुलिस ने उसे जेल में सुरक्षित रखा था, क्योंकि आरोपी अमीर और ताकतवर थे। सविता ने उसे देखा और पहली ही नजर में ताड़ लिया कि यह लड़की नर्म है, भावुक है, इसे तोड़ना आसान होगा। पहले उसने उससे खूब मीठी बातें की, उसके लिए चाय मंगवाई, उसे जेल में सहारा दिया। नेहा ने उसे बहन जैसा मान लिया, लेकिन धीरे धीरे सविता ने उसकी सोच को नशे में डुबाना शुरू किया। उसे दर्द से बाहर निकालने के नाम पर बीड़ी थमाई, फिर छोटी सी शराब की शीशी। नेहा मना करती रही, लेकिन एक दिन जब उसने कहा बस एक बार पी ले, फिर सब हल्का लगेगा, तो नेहा टूट गई। उस दिन नेहा ने भी नशे का पहला पैग लिया। फिर धीरे धीरे वह हर रोज सविता के पास बैठती, बीड़ी पीती और बीती बातें भूलने की कोशिश करती, मगर सविता उसे आगे भी धकेल रही थी। अब वह उससे अपने पुराने साथियों को कॉल करवाने लगी थी और बाहर एक वीडियो बन चुका था, नेहा की शराब पीते हुए तस्वीरें, जो सविता के लोगों ने ही जेल के गुप्त कैमरे से ली थीं। अब नेहा ब्लैकमेल की कगार पर थी। बाहर के आरोपी उसे केस वापस लेने के लिए मजबूर करने लगे और अंदर से सविता उस पर दबाव बना रही थी। एक दिन नेहा ने खुद को चोट पहुंचा ली और हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई। वहीं उसे एक ईमानदार पुलिस अफसर मिली, इंस्पेक्टर प्रेरणा सिंह, जिसने नेहा की हालत देखकर सब समझ लिया। नेहा से धीरे धीरे बात की और भरोसा जीतकर पूरी सच्चाई उगलवा ली। अब खेल पलटने वाला था। प्रेरणा ने जेल में छापा मरवाया, वार्डन को सस्पेंड किया गया। सविता के पास से मोबाइल, शराब और लड़कियों की एक गुप्त लिस्ट बरामद हुई, जिसमें बाहर काम कर रहे लड़कों के नाम और फोटो भी थे। आदित्य की असली पहचान सामने आई। वो अब नकली नाम से एक एनजीओ चला रहा था, जहां लड़कियों को रिहैबिलिटेशन के नाम पर लाया जाता और फिर उसी दलदल में धकेल दिया जाता। पुलिस ने दिल्ली, मुंबई और जयपुर में एक साथ छापा मारा और पूरे रैकेट को ध्वस्त कर दिया। कोर्ट में सबूत पेश हुए और इस बार सविता को उम्र कैद के साथ साथ कठोर कारावास का आदेश मिला। लेकिन जेल की गहराइयों में बैठी सविता की आंखों में इस बार भी कोई पछतावा नहीं था। उसकी आंखें अब भी गहरी थीं, जैसे वो कह रही हों कि यह दुनिया नहीं बदलती। यहां हर दर्द को दबाने का सबसे आसान तरीका नशा है, और जब तक दर्द रहेगा तब तक उसका धंधा भी। लेकिन नेहा अब एक नई शुरुआत करने जा रही थी। उसने इंस्पेक्टर प्रेरणा के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की, आजाद सांसें, जिसमें वे उन लड़कियों की मदद करती थीं जो नशे और शोषण के इस जाल से निकलना चाहती थीं। और हर जगह नेहा सविता की कहानी सुनाकर लड़कियों को चेतावनी देती कि किसी भी हालत में नशे के झूठे आराम से खुद को मत बेचना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी भी किसी जेल की दीवारों में कैद होकर रह जाएगी। जेल की सलाखों के पीछे बैठी सविता की उम्र अब 40 पार कर चुकी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही ठंडी, चालाक और गहरी, जहां पछतावे की एक बूंद भी नहीं थी। उसके पास अब न कोई संपर्क बचा था, न कोई सहारा। पुराने साथी या तो मारे गए
या सड़ रहे थे अलग अलग जेलों में, मगर सविता के मन में अब भी एक आखिरी लड़ाई बाकी थी। उसका अहंकार, उसकी पहचान और उसका अंधा यकीन कि ये दुनिया हमेशा कमजोर को खा जाती है और जो चालाक होता है वही बचता है। उसी दौरान जेल में एक नई सुधार अधिकारी की नियुक्ति हुई। नाम था डॉक्टर शालिनी राव, जो अमेरिका से पढ़कर आई थी और भारत के सबसे खतरनाक महिला कैदियों को सुधारने का जिम्मा लेकर आई थी। वह एक एक कैदी से मिलती, उनकी मनोस्थिति समझती और धीरे धीरे अंदर की बर्बाद आत्माओं को छूने की कोशिश करती। जब वह पहली बार सविता से मिली तो उसने कहा, तुम्हें पछतावा क्यों नहीं है? सविता ने हंसते हुए कहा, पछतावा बेवकूफों की चीज है मैडम, जो खेल हार जाते हैं वो पछताते हैं। मैं तो जो चाहा ले लिया। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी तुम इस समय इस जगह इस हालत में हो तो क्या जीता वही कहलाएगा जो नर्क बनाकर खुद भी उसमें गिर जाए। उस दिन पहली बार सविता थोड़ी देर चुप रही, लेकिन उसने फिर से वही बात दोहराई, दर्द ही असली धंधा है। अगले कई हफ्तों तक शालिनी उससे मिलती रही, कहानियां सुनाती, किताबें देती और उसके भीतर छिपी उस मासूम औरत को ढूंढने की कोशिश करती जो शायद कभी सविता हुआ करती थी। एक मां, एक पत्नी, एक मेहनतकश इंसान। धीरे धीरे सविता कुछ किताबें पढ़ने लगी, खासकर काश मैं ऐसा न करती जैसी आत्मकथाएं, जहां औरतें नशे और शोषण से निकलकर एक नई शुरुआत करती थीं। एक रात वह अकेली बैठी थी जब उसके सामने उसका अतीत साया बनकर आ गया। उसकी मासूम बच्ची जो कभी गोद में रोया करती थी, पति की आंखें जो सवाल पूछती थीं और नेहा की सिसकियां जो अब तक कानों में गूंजती थीं। उस रात वह सो नहीं सकी। सुबह उठते ही उसने शालिनी को बुलवाया और पहली बार कहा, अगर मुझे मरने से पहले एक मौका मिले किसी एक लड़की को बचाने का तो शायद मुझे भी सुकून मिले। शालिनी ने उसे गले लगा लिया और एक नई योजना बनाई। सविता अब रिहाई प्रोजेक्ट में शामिल हो गई, जहां वह कैद में आने वाली लड़कियों को नशे और दलदल से निकलने की सलाह देती। वह अपनी कहानी सुनाती और बताती कैसे एक बार की गलती, एक बोतल, एक बीड़ी तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। शुरू में लड़कियां उसे शक की नजर से देखती थीं, मगर धीरे धीरे सविता की आंखों में छुपा दर्द उन्हें छूने लगा। कई लड़कियों ने उसके कहे पर ध्यान दिया,